एक महिला जिसने कुछ दिनों पहले जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, वह अपने फौजी पति के साथ अपने बच्चों को लेकर एक जगह जाती है जहां पर एक व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा खराब हालत में था। जैसे वो उस घर पर जाती है तो वह व्यक्ति उसे देख लेता है और देखते ही एकदम से फूट फूट कर रो रो कर उस महिला से माफ़ी मांगने लगता है। जैसे ही उस व्यक्ति के माता पिता उस महिला को देखते हैं तो वो भी उससे रो रो कर माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि बेटी, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, हो सके तो हमें माफ़ कर देना। कौन थी वह महिला और किस वजह से इस घर के सभी सदस्य उससे माफ़ी मांग रहे थे, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के चंपारण जिले के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है पुष्पा। पुष्पा जिसकी शादी की उम्र हो गई है और उसके माता पिता उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं और उस लड़के से उसकी शादी करा देते हैं। पुष्पा के पास ही के गांव का वो लड़का रहने वाला था और शादी होने के बाद पुष्पा दुल्हन बनकर उस लड़के के घर में चली जाती है। उस लड़के का नाम होता है नवीन। नवीन जैसे ही पुष्पा को पहली नज़र देखता है तो देखते ही एकदम से खुश हो जाता है, क्योंकि पुष्पा देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और ऊपर से उसमें घर गृहस्थी के सारे नियम बसे हुए थे। यानी कि घर को किस तरह से चलाना है, कैसे घर परिवार को बांध के रखना है, ये सभी बातें उसे अच्छी तरह से आती थी। जैसे ही ससुराल में रहते हुए उसे 1-1.5 महीना होता है तो उसी दौरान पूरा परिवार उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, पति भी प्यार किया करता और पुष्पा भी घर के अंदर सभी को खुश रखा करती है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती। धीरे धीरे उनकी शादी को लगभग 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल तक अभी भी उनको कोई भी संतान नहीं हुई थी। इसके बाद जो नवीन के माता पिता होते हैं वो एक दिन अपने बेटा और बहू से कहने लगते हैं, बेटा अब हमारी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो हमें नाती पोतों में खेलने की उम्र है, तुम्हारी बहन तो कोई है ही नहीं, तू ही हमारा इकलौता बेटा है, तो हमें कोई ना कोई संतान दे जिससे हमारा भी मन लगे रहेगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर बेटा और बहू एकदम से शर्मा जाते हैं और शर्मा कर वहां से इधर उधर निकल जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जो आज नवीन के माता पिता ने कही थी वह नवीन के दिमाग में घूमने लगती है और वह सोचता है कि माँ बाबू जी तो सही कह रहे हैं, वैसे भी हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक हमें कोई संतान नहीं है। इसके बाद नवीन और पुष्पा इस बात को लेकर थोड़े से परेशान होने लगते हैं और इसी तरह से समय बीतने लगता है। धीरे धीरे नवीन और पुष्पा की शादी को 5 साल बीत गए थे लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। अब तक जो नवीन के माता पिता वो अपनी बहू की बड़ाई करते हुए नहीं थकते थे, वह पुष्पा की बुराइयां इधर उधर करने लगे थे और कहते थे कि लगता है हमारी बहू में कोई कमी है और इसी वजह से हमारे बच्चे को बच्चे नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसे कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, बहुत ही गलत हो जाएगा। ये बातें घूमते घूमते पुष्पा के सामने भी आ जाती हैं लेकिन पुष्पा इन बातों पर कोई भी रिएक्ट नहीं करती है और इसी तरह से घर के अंदर बनी रहती है। लेकिन तभी अचानक से एक दिन जो नवीन होता है वह अपनी पत्नी से उसका चेकअप करवाने के लिए कहता है कि देखो जब तुम इस बार मायके जाओगी तो वहां पर मैंने सुना है कि एक अच्छी डॉक्टरनी है, तो उससे अपना चेकअप करवा लेना कि क्या परेशानी है जो तुमको बच्चे नहीं हो रहे। इसके बाद पुष्पा भी उसकी इस बात को समझती है और पति के कहे अनुसार इस बार जब वो अपने मायके जाती है तो अपनी माँ के साथ डॉक्टर साहिबा के पास जाती है और वहां पर अपना चेकअप करवाने लगती है। चेकअप के दौरान पुष्पा को डॉक्टरनी साहिबा बताती है कि तुम्हारे अंदर कोई भी कैसी भी कमी नहीं है और तुम्हें अपने पति का भी चेकअप करवाना होगा और उसके बाद ही मैं बता सकती हूँ कि तुम्हें बच्चे क्यों नहीं हो रहे। इस बात को सुनकर पुष्पा वहां से चुपचाप अपने ससुराल आ जाती है और ससुराल आकर नवीन को यह बात बताती है। अब नवीन जैसे इस बात को सुनता है तो उसका स्वभाव थोड़ा सा अलग तरह का था और वह एकदम से इस बात को सुनकर गर्म हो जाता है। वो कहने लगता है कि क्या तुम्हारा ये कहना है कि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता, मैं नामर्द हूं, तुम ऐसा कह ही कैसे सकती हो। इस बात को लेकर वह पुष्पा से लड़ाई करने लगता है। पुष्पा उसे खूब चुप कराने की कोशिश करती है लेकिन फिलहाल नवीन उसकी एक बात नहीं सुनता है और इसी तरह से उस पर चिल्लाने लगता है। अब बच्चों की लड़ाई की आवाज़ सुनकर माता पिता भी वहां पर आ गए थे, लेकिन जैसे ही माता पिता को यह बात पता चलती है कि बहू इस तरह से कह रही है तो उन्हें भी अपने बेटे के लिए कहे गए ये शब्द बहू के लिए बुरे लगते हैं और वह भी इनका गलत ही मतलब ले जाते हैं। पुष्पा बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, एक बार ये भी चेकअप करा लेंगे तो बहुत
बहुत ही अच्छा रहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कमी इनके अंदर हो या फिर हम दोनों का कोई तालमेल नहीं बैठ रहा हो, इस वजह से हमें ये चीज़ करा लेनी चाहिए। लेकिन माता पिता अपनी बहू को खरी खोटी सुनाने लगते हैं और वह उसकी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यही हाल नवीन का होता है और इसके बाद परिवार में दूरियां सी बढ़ने लगती हैं। सास ससुर पुष्पा से नफरत सी करने लगते हैं। इधर जो नवीन होता है वह और महिलाओं के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में बन जाता है। इस बात को देखकर पुष्पा को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी नहीं कहती है और ऐसे अपने ससुराल के अंदर बनी रहती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद तक जो नवीन होता है वह शराब का आदी हो जाता है और बहुत ही ज्यादा शराब पीने लगता है। एक दिन पुष्पा जब देखती है कि उसका पति शराब के नशे में धुत घर आया है, तो उसके बाद वह उसे समझाने लगती है और कहने लगती है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, तुम्हें शराब बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए और यह बहुत बुरी चीज होती है। लेकिन जो नवीन होता है वह पुष्पा की इस बात को सुनकर एकदम से नाराज हो जाता है और नाराज होकर पुष्पा को खरी खोटी सुनाने लगता है। पुष्पा इस बात को सुनकर चुप हो जाती है, लेकिन उसके बाद नवीन को न जाने क्या होता है, वह पुष्पा पर पिटाई लगाने लगता है और पुरानी उन बातों को जब उसने कहा था कि तुम चेकअप करवा लो, उनको भी सामने ले आता है और बहुत जोर से पुष्पा से लड़ाई कर देता है। जब नवीन कुछ ज्यादा ही लड़ाई करता है तो उसके बाद पुष्पा भी दो चार बातें कह देती है और ये बातें नवीन को बहुत ज्यादा बुरी लगती हैं और इसी कारण से नवीन का हाथ उठ जाता है। जब नवीन का हाथ उठ गया था उसके बाद भी जो पुष्पा है वो घर के अंदर ही रहने की कोशिश करती है, लेकिन नवीन उसका हाथ पकड़ के उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। शाम का समय था और शाम के समय नवीन ने पुष्पा को घर से बाहर निकालकर खड़ा कर दिया था और कह दिया था कि इस घर के अंदर तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है, तुम जब बच्चे ही पैदा नहीं कर सकती तो यहां पर क्या करोगी। यह बात सुनकर पुष्पा बुरी तरह से मायूस हो जाती है, लेकिन वो करती भी तो क्या करती, क्योंकि जो कुछ भी नवीन कह रहा था वो बात कहीं ना कहीं उसे सही लग रही थी। इसके बाद पुष्पा जैसे तैसे करके वहां से अपने मायके चली जाती है और वहां पर अपने माता पिता के पास रहने लगती है। पहले तो वो सोचती है कि नवीन मुझे मनाकर वापस ले जाएगा और मेरे साथ ही अपनी जिंदगी को व्यतीत करेगा, लेकिन नवीन ऐसा नहीं करता है और वह पुष्पा को तलाक देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद पुष्पा जब ये देखती है कि उसका वो पति जो उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था वह उसे तलाक दे रहा है, तो यह बात देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। लेकिन फिर भी जो फैसला था वो नवीन की तरफ से था, तो इसी वजह से पुष्पा इसमें कुछ भी नहीं कह पाती है और धीरे धीरे दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद नवीन अपने घर रहता है। इधर जो पुष्पा होती है वह कुछ दिनों तक तो अपने मायके में अपने भैया भाभी के यहाँ पर रहती है। कोई भी पैसों को उसे जरूरत होती तो भैया भाभी दे दिया करते, लेकिन चारों तरफ ये बात फैल गई थी कि इसको बच्चे नहीं होंगे और इसी वजह से कोई और व्यक्ति उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। और इसके बाद मजबूरन जो पुष्पा होती है वह अपने पैरों पर खड़ा होने का फैसला लेती है और इधर उधर अपने लिए काम ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते उसे पड़ोस के ये गाँव में मिड डे मील का खाना बनाने की नौकरी मिल जाती है और वह वहां पर जाकर उस काम को करने लगती है। उसी स्कूल के अंदर वह बच्चों के लिए खाना बनाया करती और अपना समय व्यतीत करने लगती है। भैया भाभी उससे खूब मना करते हैं कि कोई बात नहीं बहन, तू यहीं पर रह ले, कोई भी परेशानी नहीं है, हम आराम से तेरे लिए पैसों का इंतजाम कर देंगे। लेकिन वो मना कर देती है, कहती है कि नहीं भैया, आपका भी तो परिवार है, आपको अपना परिवार भी देखना होगा और मेरी जिंदगी अब ऐसे ही व्यतीत होगी तो मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बन सकती। इसके बाद पुष्पा वहां पर काम करती रहती है। उसे ज्यादा किसी से कोई मतलब नहीं होता, बस अपने काम से काम रखा करती है। एक दिन अचानक से उसी स्कूल के अंदर एक टीचर होता है जिसका नाम विक्रम होता है और विक्रम का एक दोस्त होता है जिसका नाम है संदीप। संदीप जो कि अक्सर फौज में रहा करता है, लेकिन जब भी वह छुट्टी आया करता है तो अपने दोस्त से मिलने के लिए आया करता है। संदीप के घर में सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से जब उसकी पत्नी की डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के दौरान उसकी पत्नी की मौत हो जाती है और उसको एक लड़का था। उस लड़के को वह अपने माता पिता के पास रखा करता और वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। जब भी कभी वह छुट्टी आया करता तो इस गांव के अंदर उसे अपनी पत्नी की यादें सताया करती और इस दुख को कम करने के लिए वह अपने दोस्त विक्रम के पास उससे मिलने के लिए स्कूल में आ जाया करता। इसी दौरान जब संदीप इस बार उसके पास आता है तो उसकी नजर पुष्पा पर पड़ जाती है और पुष्पा को देखते ही वो बहुत कुछ उसके बारे में सोचने लगता है। पहले एक दो दिन तक तो वह उसे नोटिस करता है और नोटिस करने के दौरान पुष्पा के लिए उसकी जिद काफी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि पुष्पा ना तो किसी की तरफ ध्यान दिया करती थी और कोई चाहे उसकी तरफ देखता रहे लेकिन वह किसी को नहीं देखती थी। यह बात संदीप के दिल में घर कर जाती है और उसके बाद वह अपने दोस्त से पुष्पा के बारे में पूछता है। तो जो संदीप का दोस्त होता है विक्रम, वह उसे पुष्पा के बारे में सारी कहानी बता देता है कि इस तरह से इसकी शादी हो गई थी, लेकिन इसको बच्चे नहीं हुए तो इसके पति ने इसको छोड़ दिया है
और अब वह यहाँ पर रहकर अपना गुजारा किया करती है। इसके भैया भाभी तो मना किया करते हैं, लेकिन ये खुद से अपना गुजारा करना चाहती है और इसी वजह से यहाँ पर काम करके पैसा कमाया करती है। जब संदीप इन सभी बातों को सुनता है तो पुष्पा उसके दिल को और भी ज़्यादा भा जाती है और उसके बाद वह उससे बात करने की कोशिश करता है। इसके लिए वह उसके पास जाता है और उससे बात करना चाहता है, लेकिन स्टार्टिंग में जो पुष्पा होती है उसकी तरफ बिल्कुल भी गौर नहीं देती है और यह बात संदीप को और भी ज़्यादा आकर्षित कर देती है उसकी तरफ। इस दिन तो वह यहाँ से वापस चला जाता है, लेकिन दूसरे दिन जब वह स्कूल में आया था तो वह मन बना चुका था कि वह पुष्पा से बात करेगा और वह उससे शादी करेगा, क्योंकि बच्चा तो उसके पास है, उसे बच्चा तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो इससे शादी कर लेगा तो इसकी ज़िंदगी भी अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगी और मेरी ज़िंदगी भी अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगी। इसी बात को सोचकर संदीप दूसरे दिन स्कूल जाता है और वहाँ आने के बाद सीधा पुष्पा के पास जाकर उससे बात करने लगता है। कहता है कि देखिए, आप भले ही मुझको कितना भी इग्नोर कर लीजिए, लेकिन मैं आपसे प्यार कर बैठा हूं और मैं आप ही से शादी करना चाहता हूं। अब इस बात को सुनकर पुष्पा पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि अब तक उसे लग रहा था कि इसे मेरे बारे में पता है और यह मुझसे वैसे ही बात करना चाहता है। लेकिन जब उसने शादी का प्रस्ताव रखा तो वह उससे कहने लगती है कि मैं किसी से भी शादी करने के लायक नहीं हूं, मेरी जिंदगी में शादी का सुख लिखा ही नहीं है। ऐसा कहते हुए पुष्पा की आंखें नम सी हो गई थी, लेकिन तभी जो संदीप होता है वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी जिंदगी में क्या हुआ है, लेकिन जैसी तुम्हारी कहानी है उसी तरह की मेरी कहानी है और मैं भी काफी ज्यादा परेशान हूं। मेरी पत्नी बच्चे को जन्म देते हुए इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और उसके बाद से बार बार मुझे अपनी पत्नी की यादें सताया करती हैं, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे बस तुम ही दिखाई देती हो और मैं इसीलिए तुमसे शादी करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे बच्चों की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं आराम से तुम्हें अपने साथ रखूंगा, तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाएगा और मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। यह बात सुनकर जो पुष्पा अभी तक मायूस हुई थी वह बहुत कुछ सोचने लगती है और सोचने लगती है कि जो कुछ भी ये कह रहे हैं बात तो सही है, लेकिन फिर भी अभी तक पुष्पा काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये कौन है, क्या किया करता है और इसके घर वाले इसकी शादी मुझसे कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो इसके बाद वो उससे कहने लगती है, देखिए आपकी वो बात तो ठीक है, लेकिन माता पिता को बच्चे चाहिए होते हैं और माता पिता ने तुम्हारे ने ये बात कही तो फिर क्या होगा। तो इसके बाद संदीप इस बात को सुनकर थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद कहता है कि इस बात का सॉल्यूशन है, आप ऐसा कीजिए, आप अपने घर वालों से पूछ लीजिए और मैं अपने घर वालों से पूछ लेता हूं। दोनों अपने अपने घर वालों से बात कर लेते हैं और घर वालों की रजामंदी से ये सब कुछ होगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जब पुष्पा देखती है कि वो शादी करने के पक्के मूड में है तो उसके बाद वह भी हामी भर लेती है और दूसरे दिन जाकर अपने परिवार वालों से इस बारे में बातें बताती है। यहाँ पर संदीप ने उसे अपने बारे में बता दिया था कि वह एक फौजी है और पैसे रुपए की तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी पहली पत्नी के मरने के बाद उसकी जिंदगी में काफी ज्यादा खालीपन है, इसीलिए वह उससे शादी करना चाहता है। यहाँ पर जब पुष्पा के घर वाले इस बात को सुनते हैं कि एक फौजी लड़का उससे शादी करना चाहता है तो वह भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं। और इधर जो संदीप के घर वाले होते हैं वह अपने बेटे की हालत को देखकर काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वह ज्यादातर उदास रहा करता था और जैसे ही वो शादी के लिए घर वालों से कहता है तो वह झट से हामी भर लेते हैं और कहते हैं कि बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात रहेगी, अगर तू दूसरी शादी कर लेता है तो हमें इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है। इसके बाद अगले दिन पुष्पा और संदीप दोबारा से स्कूल में मिलते हैं और मिलने के बाद दोनों एक दूसरे के घर वालों की बातें एक दूसरे को बता देते हैं। बातें तय हो गई थी और उसके बाद एक निश्चित समय देखकर दोनों के घर वाले एक दूसरे से मीटिंग करते हैं और मीटिंग करने के बाद दोनों बच्चों की शादी करा दी जाती है। शादी होने के बाद जो पुष्पा होती है वह अब इस काम को छोड़ देती है और अपने दूसरे पति संदीप के साथ वहां से फौज में ही चली जाती है और वहीं पर उसके साथ रहा करती है। शादी को लगभग 1 साल बीता था और 1 साल बाद अचानक से उसे एक खुशखबरी मिलती है। दरअसल सुबह सुबह उसे दर्द हो रहा था तो उसका पति उसे डॉक्टर साहब के पास ले जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब जैसे अल्ट्रासाउंड करता है तो उसे बताता है कि तुम्हारी पत्नी को 2 जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। यह बात सुनकर पुष्पा को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि जब उसके पहले पति ने और पहली सास ने उससे बार बार बांझ कहा था तो वह खुद अपने आप को बांझ समझने लगी थी और वह सोच रही थी कि वह जिंदगी में कभी भी मां नहीं बनेगी। लेकिन यहाँ पर जब उसकी शादी फौजी से होती है तो एक साथ 2-2 बच्चों की वो मां बनने वाली थी और इस बात की खुशी वह सबसे पहले अपने माता पिता को फोन करके बताती है। और जैसे ही पुष्पा के माता पिता इस बात को सुनते हैं तो वो लोग बड़े ही खुश होते हैं और कहते हैं कि सच में ही तेरे पति में कमी थी, डॉक्टरनी साहिबा की
कोई भी बात गलत नहीं थी। इसके बाद जो संदीप होता है वह भी अपने माता पिता को एक खुशखबरी देता है, और जब माता पिता सुनते हैं कि बेटे की दूसरी पत्नी पर भी 2 जुड़वा बच्चे होने वाले हैं तो वो भी इस बात की बड़ी खुशी मनाते हैं और सोचते हैं कि ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ, अब कम से कम घर के अंदर और भी बच्चे आएंगे और हमारा भी मन लगने लगेगा। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ पुष्पा की डिलीवरी हो जाती है। उसने एक लड़की और एक लड़के को जन्म दिया था, जिन बच्चों को पाकर वह बड़ी खुश होती है। कुछ दिनों बाद संदीप अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर गांव आता है और गांव में बच्चों का नामकरण किया जाता है। नामकरण के दौरान संदीप को कुछ ऐसी बातें याद आ जाती हैं, जिन बातों को याद आने के बाद वह अपनी पत्नी को तैयार होने के लिए कहता है और कहता है कि जल्दी से तैयार हो, हमें कहीं जाना है। अब पत्नी उसे पूछती है कि कहां जाना है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता है, बस उससे कहता है कि तुम तैयार हो जाओ और बच्चों को भी तैयार कर लो, हम लोग पासी के गांव में जा रहे हैं किसी से मिलने के लिए। इसके बाद पुष्पा अपने पति के कहे अनुसार वहां से तैयार होती है और अपने बच्चों को तैयार कर कर उसके साथ गाड़ी में बैठकर चलने लगती है। लेकिन जैसे धीरे धीरे वो गाड़ी उस गांव की तरफ जाती है जहां पर पुष्पा की पहले शादी हुई थी और वहां पर नवीन रहा करता था, तो एकदम से पुष्पा समझ जाती है कि उसका पति उसे कहां ले जा रहा है। पुष्पा उसे मना भी करती है, लेकिन संदीप उसे याद दिलाता है कि किस किस तरह से तुम्हारी सास और तुम्हारे पति तुम्हें ताना मारा करते थे। आज समय है उनको जवाब देने का कि मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं है, जो कमी थी वो तुम्हारे ही अंदर थी, अगर तुम अपना चेकअप करा लेते तो कोई भी दिक्कत नहीं थी। दरअसल पुष्पा और संदीप ने जब शादी की थी उसके बाद जो पुष्पा है पूरी कहानी अपने पति को बता देती है कि पिछली लाइफ में उसने क्या क्या झेला था और वो ऐसा कुछ अब फेस नहीं करना चाहती। इसी वजह से जो संदीप होता है वह पुष्पा से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और वह उसका बदला उसके पहले पति से लेना चाहता है। गाड़ी धीरे धीरे नवीन के घर के सामने पहुंच जाती है और उसके बाद पुष्पा उसमें से बाहर निकलती है। एक बच्चा तो उसकी गोद में था और दूसरे बच्चे को संदीप उसकी गोद में रख देता है। इसके बाद जो पुष्पा होती है दरवाजे पर खड़ी होकर जोर जोर से अपने पहले पति नवीन और अपने पहले सास ससुर को आवाज लगाती है और कहती है कि देख लो, मैं बांझ नहीं हूं, जो कुछ तुम मुझसे कहा करते थे वो तुम्हारे बेटे की वजह से हो रहा था, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। ऐसा कहते हुए पुष्पा की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, लेकिन तभी घर से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद जैसे वो पुष्पा को देखता है वो उसके दूसरे पति के साथ और साथ में उसके पास 2 बच्चे भी हैं, तो एकदम से उसके पैरों को पकड़ लेता है और पैरों को पकड़कर रो रो कर माफी मांगने लगता है। इतनी देर में नवीन के माता पिता भी वहां से बाहर निकल आते हैं और वो जैसे ही अपने बच्चे की पहली पत्नी को देखते हैं कि उसके हाथ में 2-2 बच्चे हैं और वो चीख चीख कर कह रही है कि मैं बांझ नहीं हूं, तो वो लोग भी इस बात से थोड़े से भावुक हो जाते हैं और वह भी वहीं से खड़ा होकर हाथ जोड़कर उससे माफी मांगते हैं। कहते हैं कि बेटी हमें माफ कर दो, तुम्हारे जाने के बाद हमें ये सब कुछ पता चल गया था कि असल कारण इस चीज का क्या है। इसके बाद जो पुष्पा होती है उन लोगों को वहां पर माफ करके वहां से अपने पति के साथ बैठती है और वापस से अपने घर आ जाती है। लगभग दूसरे तीसरे दिन वह एक दिन मार्केट जाती है किसी सामान की खरीदारी करने के लिए, लेकिन वहीं पर उसकी पहली ससुराल की एक महिला से मुलाकात होती है जो उसकी काफी अच्छी दोस्त थी और उसकी पहली ससुराल की पड़ोस में ही रहा करती थी। जब वह उससे बात करती है तो बातों के दौरान उसे एक ऐसी बात पता चलती है जिसे सुनने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी बातों पर उसे बहुत ज्यादा पछतावा होता है। इसके बाद वह वहां से वापस अपने पति के पास जाती है और अपने पति संदीप को इन सभी बातों के बारे में बताती है। दरअसल जो उसका पहला पति नवीन था उसको ये बात पता चल गई थी और इसी वजह से उसने शराब पीकर अपनी पत्नी को मारपीट करके घर से बाहर निकाला था। जब उसकी पत्नी ने उसे चेकअप कराने के लिए कहा था तो उसने अपना चेकअप तो करा लिया था, लेकिन वह अपनी पत्नी को इस बात को नहीं बताता है, क्योंकि वह अगर इसे इस बात को बताएगा तो उसकी पत्नी जो उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करती है वह जीवन भर उसके साथ बनी रहेगी और इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया था जो कुछ भी पुष्पा के साथ हुआ था। इसके बाद जब पुष्पा और नवीन का तलाक हो जाता है तो नवीन के घर वाले उसकी दूसरी शादी कराने के लिए कहते हैं, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है और अपने माता पिता को इन सभी चीजों के बारे में बता देता है। यह सभी चीजें जब माता पिता को पता चलती हैं तो उन्हें भी अपनी बात पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वह भी यहाँ पर पुष्पा से माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन पुष्पा अब यहाँ से जा चुकी थी और उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वह उसके घर जाकर उससे माफी मांगे और इसी वजह से काफी दिनों से वह अफसोस में जी रहे थे। जैसे पुष्पा अपने बच्चों के साथ वहां पर आती है तो पूरा परिवार उससे हाथ जोड़कर माफी मांगता है और इसके बाद पुष्पा भी उन्हें माफ करके वहां से चली जाती है।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। बाकी अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की, जो हमें प्यारे प्यारे कमेंट भेजते हैं और जिनके कमेंट हमारे दिल को छू जाते हैं। सबसे पहला नाम आता है रचना देवी का। रचना देवी जो कि महाराष्ट्र से हैं और हमारी हर वीडियो को देखकर उस पर प्यारा सा कमेंट छोड़ती हैं। रचना देवी, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। अगला कमेंट आता है पूजा मिश्रा का। पूजा मिश्रा जो कि मथुरा से हमारा वीडियो देखती हैं और लिखती हैं कि आपकी वीडियो शिक्षाप्रद होती हैं। तो पूजा मिश्रा जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। तीसरा और आखिरी कमेंट आता है जवाहरलाल जी का। जवाहरलाल जी जो कि यूपी से हैं और वो हमारे हर वीडियो को अपना प्यार देते हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो जवाहरलाल जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। जिन लोगों के नाम नहीं ले पाए हूं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आपका भी नाम आ जाएगा। आप लोग इसी तरह से अच्छे कमेंट करके हमें मोटिवेट करते रहिए और हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी कहानियां लाते रहेंगे। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।